तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान के साथ साथ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। बहुत पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बच्चों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले उसके पहचान आपको बताए जाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। पहचान लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा अथवा या होगा, ई होगी, ए होंगे शब्द आए, तो ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या चाहे फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसकी दो तरीके से पहचान की जाती है। अगर प्रेजेंट की भी हो तो फिर उसका दो तरीके से पहचान, पास्ट का भी दो तरीके से, फ्यूचर का भी हो तो दो तरीके से पहचान की जाती है। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा अथवा या होगा, ई होगी, ए होंगे। इस टेंस की दो तरीके से पहचान की जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, हम आपके सामने कुछ वाक्य रखने जा रहे हैं जो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होने वाला है। तो पहला वाक्य, पापा ऑफिस पहुंच चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होंगी, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ चुके होंगे, भारत मैच जीत चुकी होगी। देखिए जितने भी सेंटेंस आपके सामने बोले गए सब सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आए। अब हम कुछ सेंटेंस आपके सामने रखेंगे बच्चों जिसके अंत में या होगा, ई होगी या ए होंगे आएंगे। जैसे पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, भारत मैच जीत गई होगी, मम्मी खाना बना ली होंगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, या होगा, ई होगी, ए होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पहचान होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि बच्चों हर टेंस का अपना अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस टेंस का अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है अर्थात सहायक क्रिया, इसमें दो होते हैं। आपको बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है दो ठो है। कौन कौन? एक विल हैव और एक शैल हैव। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जब हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाया और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हर टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल को देख रहे होंगे। और वही नियम है जो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ाया गया कि अगर सब्जेक्ट आई और वी हैं, केवल आई तथा वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर विल हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई तथा वी को छोड़कर, मतलब आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ आप विल हैव का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तभी आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी सभी कर्ताओं के साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब जैसा कि आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया गया, पहचान बता दिया गया, और एक खास चीज़ और बच्चों, परफेक्ट टेंस चल रहा है तो परफेक्ट टेंस में आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? कौन सा? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म चलता है जब बात होती है परफेक्ट टेंस की बात। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझते हैं और इसके बाद एक एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बता रहे हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या शैल हैव में से कोई एक, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का। यहाँ पर लिखा है बच्चों, बच्चे तब तक वापस आ चुके होंगे। ये सेंटेंस लिखा है बच्चे तब तक वापस आ चुके होंगे, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अच्छा, अफर्मेटिव का क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी आप नॉट शब्द नहीं पा रहे, अर्थात नहीं शब्द निगेटिव नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव का हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे बच्चे। बच्चों की अंग्रेजी क्या होता है? चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। अब इस चिल्ड्रेन के बाद विल हैव लगाएं कि शैल हैव। तो अभी आपको बताया गया केवल आई तथा वी के साथ ही शैल हैव आता है। तो यहाँ तो मेरा सब्जेक्ट चिल्ड्रेन हो गया, और जब चिल्ड्रेन हो गया तो यहाँ पर लगेगा विल हैव।
विल हैव, इसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वापस आ चुके होंगे, वापस आना रिटर्न होता है और उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न और लग जाएगा ईडी, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पर बच्चों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि वापस आ चुके होंगे, क्या वापस आ चुके होंगे, किसे वापस आ चुके होंगे, ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है। तो सीधे हम अदर वर्ड की बात करेंगे और अदर वर्ड है तब तक, और तब तक को कहते हैं टिल देन, टिल देन। इस प्रकार से ये बन गया कि चिल्ड्रन विल हैव रिटर्न टिल देन। अब अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, अफर्मेटिव का ही है, मैं गणित की किताब खरीद चुकूंगा, खरीद चुकूंगा या खरीद चुका हूँगा, इस प्रकार से भी रहेगा। तो यही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं, आई। अब आई के हिसाब से विल हैव कि शैल हैव। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि आई के साथ आपको लगाना है शैल हैव, शैल हैव हो जाएगा। इसके बाद अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीद चुकूंगा, खरीदना बाई होता है और इसका थर्ड फॉर्म बॉट होगा, बॉट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट खरीद चुकूंगा, क्या क्या, गणित की किताब, गणित की किताब मैथ्स बुक, मैथ्स, मैथ्स, मैथ की किताब बुक। देखिए इस प्रकार से ट्रांसफर हो गया कि आई शैल हैव बॉट मैथ्स बुक। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, अजय अपने भाई के साथ मुंबई से आ गया होगा। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में अजय को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अजय हमारे सब्जेक्ट हैं, अजय। अब अजय के हिसाब से विल हैव लगाएं कि शैल हैव। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आने वाला है विल हैव, विल हैव। अब विल हैव के बाद अब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहे हैं, अजय अपने भाई के साथ मुंबई से आ गया होगा, आ गया होगा मेन वर्ब है आना और इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, क्योंकि कम, केम और फिर कम, कम आ गया होगा, कहाँ से, मुंबई से, फ्रॉम मुंबई, मुंबई एक शहर है इसलिए एम कैपिटल होगा, मुंबई, मुंबई। इसके बाद कम फ्रॉम मुंबई के बाद अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ लिखेंगे विथ, विथ के साथ की अंग्रेजी विथ हो गया, अपने भाई, अपना भाई की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से, अजय के हिसाब से, अजय कोई पुरुष हैं तो इनके हिसाब से अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा और भाई की अंग्रेजी ब्रदर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये बच्चों कंप्लीट हो गया सेंटेंस, अजय विल हैव कम फ्रॉम मुंबई विथ हिज ब्रदर। अब चलिए आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। अब बच्चों चलिए निगेटिव सेंटेंस चालू करें। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। तो चलिए पहले हम आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं, इसके बाद सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, मतलब एक नया रूल है, इसलिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे वैसे होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट इसमें भी लगा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है बच्चों कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, तो जो नॉट लगेगा ना तो विल हैव के बाद नॉट नहीं है या शैल हैव के बाद नॉट नहीं है, बल्कि विल या शैल के बाद नॉट लगाना है और फिर लगाना है हैव। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि विल और हैव या शैल हैव के बीच में नॉट आने वाला है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसी स्ट्रक्चर की मदद से सहायता से हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों पहला सेंटेंस सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है राधा कल नहीं नाच चुकी होगी। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट इसमें है राधा और राधा को हम लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में। अब राधा के हिसाब से विल लगाएं कि शैल, तो राधा के हिसाब से अब आएगा आपका विल, क्योंकि शैल कब आता है जो हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है, तो विल लग गया। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो लगेगा नॉट फिर हैव। और देखिए यही हम आपको बच्चों कह रहे थे कि विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, अगर शैल आता तो यहाँ शैल नॉट हैव हो जाता। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। इतना हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नाच चुकी होगी, नाचना डांस होता है, और अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो डांस्ड। अच्छा इसके बाद राधा कल नहीं नाच चुकी होगी, तो कल की अंग्रेजी आप टुमारो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टुमारो, TOMORROW। इस प्रकार से राधा विल नॉट हैव डांस्ड
टुमारो, राधा कल नहीं नाच चुकी होगी। अगला सेंटेंस, पुलिस चोरों को नहीं पकड़ चुकी होगी। पुलिस चोरों को नहीं पकड़ चुकी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे पुलिस, पुलिस POLIC पुलिस। पुलिस के हिसाब से हम लगाएंगे विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। अब नॉट हैव क्यों लगा बच्चों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो निगेटिव नहीं के लिए नॉट आएगा और अभी हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पकड़ना क्या होता है? पकड़ना कैच होता है और इसका थर्ड फॉर्म होगा कॉट, CAUGHT, कॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट, नहीं पकड़ चुकी होगी, किसे? चोरों को, चोरों को मतलब थीप्स, THIEVES। एक चीज ध्यान देना बच्चों की चोरों की अंग्रेजी थीप्स होगा और थीप्स की जो स्पेलिंग होती है THIEVES, वैसे थीप की स्पेलिंग तो THIEF होता है और S लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि अंतिम अक्षर जो यफ होता है उसको हटा के उसकी जगह VES को जोड़ दिया जाता है, ये होता है थीप्स। पुलिस विल नॉट हैव कॉट थीप्स, चोरों को नहीं पकड़ चुकी होगी। हम लोग एक साथ मंदिर नहीं पहुंच चुके होंगे। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लोग, और हम लोग की अंग्रेजी हो जाएगा वी के हिसाब से क्या आएगा? अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि वी आ गया तो अब आएगा शैल नॉट हैव, अब आ गया शैल नॉट हैव। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीच में नॉट भी लग गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है कि मंदिर नहीं पहुंच चुके होंगे, पहुंचना को रीच कहते हैं और इसके थर्ड फॉर्म में जाएगा तो ईडी लग जाएगा। हैव नॉट रीच्ड, नहीं पहुंच चुके होंगे कहाँ? मंदिर, रीच्ड टेम्पल। इसके बाद एक चीज ध्यान देना बच्चों, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि अदर वर्ड के रूप में आया है, तो अदर रूट में टेम्पल हो गया और एक साथ, एक साथ की अंग्रेजी हो गया टुगेदर। तो देखिए इस प्रकार से अंग्रेजी बन गया कि वी शैल नॉट हैव रीच्ड टेम्पल टुगेदर, कि हम लोग एक साथ मंदिर नहीं पहुंच चुके होंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बच्चों हम आपको बता दें कि हर बार हम आपको बताते हैं कि जैसे कि अभी शुरू से प्रेजेंट का 4 पार्ट मैंने पढ़ाया, पास्ट का 4 पार्ट पढ़ाया, ये फ्यूचर का परफेक्ट आ गया। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2-2 स्ट्रक्चर चलते हैं। 2 स्ट्रक्चर किस लिए चलते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर हम आपको पहला समझा दें कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में विल या शैल आएगा। कब? जब हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होगा। जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगा तो हम स्ट्रक्चर नंबर पहला फॉलो करेंगे, और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वाक्य के बीच में, तब हम स्ट्रक्चर नंबर सेकंड फॉलो कराएंगे। इसका मतलब कि सबसे पहले अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। विल या शैल में से सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर इसमें जब आएंगे तो हूबहू पूरा स्ट्रक्चर ये, बस इसके पहले क्या जुड़ गया है? क्वेश्चन वर्ड। हाँ, अगर सेंटेंस में कहीं भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द आया रहे बच्चों, तो आप उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट को हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। कहाँ? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। कंफ्यूज नहीं होना, निगेटिव सेंटेंस में भी नॉट आता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए तब उस नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं और स्ट्रक्चर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। क्या गाड़ी समय पर स्टेशन पर आ गई होगी? आ गई होगी, तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो ट्रांसलेशन कभी भी भूल से व्हाट से नहीं करते हैं, बल्कि उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल में से कौन आएगा ये हमारा डिसाइड करेगा। ये हमारा सब्जेक्ट गाड़ी, गाड़ी ट्रेन है और ट्रेन के हिसाब से हम शैल नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे विल। तो विल, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गाड़ी, गाड़ी को कहते हैं ट्रेन, ठीक है। विल ट्रेन, आप लगा दीजिए आप हैव। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो बच्चों, क्या गाड़ी समय पर स्टेशन पर आ गई होगी? गाड़ी का आना अराइव होता है, अराइव। तो विल द ट्रेन हैव अराइव्ड, अराइव्ड, आ गई होगी कहाँ? स्टेशन पर, अराइव्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब समय पर, एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, बल्कि सीधे हम क्या रख रहे हैं? अदर वर्ड। तो एट द स्टेशन भी अदर वर्ड है और जो समय पर है ये भी आपका अदर वर्ड है। एट द स्टेशन, ऑन टाइम, क्या लिखेंगे? समय पर की अंग्रेजी ऑन टाइम,
और लगा देंगे अंतिम में क्वेश्चन मार्क। ये टेंस बन गया विल ट्रेन हैव अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या तब तक तुम सो गए होगे। क्या तब तक तुम सो गए होगे, ये भी सेंटेंस की शुरुआत देख रहे होंगे कि क्या से हो रहा है। तो आप भूल कर भी व्हाट से ट्रांसलेशन नहीं करना, क्योंकि नियम है जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है तो ट्रांसलेशन व्हाट से नहीं होता है। उस टेंस की हेल्प में आप रखिए। विल या शैल में से कोई एक आएगा। तो पहले हम इसमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। तो यू के हिसाब से तो शैल नहीं आ सकता, फिर विल ही आएगा, विल आएगा। अब विल या शैल में से कोई एक हो गया। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम और तुम की अंग्रेजी हो गया यू। फिर लगाएंगे हैव। जैसे जैसे स्ट्रक्चर कह रहा है वैसे वैसे एक एक चीज रखते रहिए। हैव के बाद अब कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सो गए होगे। स्लीप का जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो स्लेप्ट होता है, सो गए होगे, स्लेप्ट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सो गए होगे। क्या सो गए होगे, किसे सो गए होगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसी प्रकार से ढूंढा जाता है, क्या का प्रश्न करके। तो आप देख रहे होंगे आंसर में कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं। अब सीधे हम अदर वर्ड की बात करेंगे, और अदर वर्ड में है बच्चों तब तक, और तब तक की अंग्रेजी होता है टिल देन, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ट्रांसफॉर्म बन के तैयार। विल यू हैव स्लेप्ट टिल देन। अगला सेंटेंस, मैं राकेश के साथ कौन सी फिल्म देख चुका हूँगा। अब इस सेंटेंस में आप बच्चों देख रहे होंगे, अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हो रहा है, बल्कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। देख रहे हैं, कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म, यही है आपका क्वेश्चन वर्ड। अब सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर ये फॉलो होगा, अब रखना होगा क्वेश्चन वर्ड। तो आपको एक चीज बता दिया जाए कि कौन सी मतलब विच, लेकिन कौन सी के साथ आया है फिल्म, कौन सी किताब, कौन सी मोबाइल। तो इन दोनों की अंग्रेजी साथ में क्वेश्चन वर्ड के रूप में बनकर आएगा। तो विच माने कौन सी होता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में विच, और इसके साथ फिल्म है तो विच मूवी, क्योंकि फिल्म की अंग्रेजी मूवी या फिल्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिल्म माने फिल्म भी होता है। विच फिल्म, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब विल या शैल में से कोई एक आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं है, तो अब आपका यहाँ पर आएगा शैल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल आ जाएगा। शैल के बाद आप सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट मैं, यहाँ पर आई आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट लगेगा, तो देख लीजिए कहीं भी नहीं शब्द तो नहीं आया है, तो नॉट नहीं लगेगा, सीधे हम लिखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आपका चल रहा है हैव लिखेंगे। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देख चुका हूँगा। यहाँ पर फिल्म देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर वॉच का प्रयोग होगा, और इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, WATCH वॉच्ड। अब बच्चों देख चुका हूँगा। अब राकेश के साथ, अब आप देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में देख चुका हूँगा, क्या देख चुका हूँगा, तो आपको भले से आंसर में मिल जाएगी फिल्म, लेकिन ये फिल्म क्वेश्चन वर्ड के रूप में बनकर यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं बचा। अब सीधे हम लिखेंगे अदर वर्ड राकेश के साथ है, तो राकेश के साथ की अंग्रेजी विथ राकेश हो जाएगा, विथ राकेश क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेशन बन के तैयार कि विच मूवी शैल आई हैव वॉच्ड विथ राकेश। अब बच्चों अगला और अंतिम सेंटेंस लेंगे, तुम अपना सिलेबस जनवरी तक क्यों नहीं खत्म कर चुके होगे, क्यों नहीं खत्म कर चुकेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई के तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यू के हिसाब से तो विल आएगा, विल। अब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू के बाद नॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्यों नहीं शब्द आया है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट भी लगा देंगे। अब नॉट के बाद हम लगाएंगे हैव, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्यों नहीं खत्म कर चुके होंगे। खत्म करना, सिलेबस खत्म करना मतलब फिनिश करना, तो अब हैव के बाद हम लिखेंगे फिनिश, और इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड कर देंगे। तो वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, क्यों नहीं खत्म कर चुके होगे अपना सिलेबस। मतलब यहाँ अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या नहीं खत्म कर चुके होंगे, अपना सिलेबस। अब अपना सिलेबस की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी करता यू के हिसाब से, अब लिखेंगे योर सिलेबस, SYLLABU, यस सिलेबस। अब अगला जनवरी तक, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जनवरी तक। अब जनवरी तक टिल, क्योंकि तक की अंग्रेजी टिल, और जनवरी को जनवरी, टिल जनवरी। तो देख पा रहे होंगे बच्चों, इस प्रकार से देखिए आपका ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कवर हो गया कि व्हाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर सिलेबस टिल जनवरी। और बच्चों याद रखना यहाँ पर योर जो लिखा गया है ये अपना की अंग्रेजी है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता मेरा
यू आया है। तो देखिए आप पेशेंस बना के वीडियो देखते रह गए और हम आपको पेशेंस से एक एक चीज समझाते रह गए और आपको समझ में आ भी गया होगा। बच्चों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश और उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।